हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र के टॉपिक के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर चुके हैं। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर पिछले वीडियोस को देखें। प्यारे बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अपने पिछले वीडियोस में जो अध्ययन किया था वो इस प्रकार से था कि एक वैद्युत द्विध्रुव था। उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था उसकी अलग अलग स्थितियों पर हमने चर्चा की। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एक सामान्य स्थिति थी जिसमें द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। आज की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और हम उस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरा वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। जब हम द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उनमें इंटरेक्शन हो सकता है, वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है इस तरीके से। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा कागज तल में है और कागज तल में ये बाएं से दाएं की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं। ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ये द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। अब सबसे पहले इस चीज पे चर्चा करते हैं कि जो द्विध्रुव है आप उसके प्लस और माइनस क्यू चार्ज के बारे में सोचिए। अगर ये इस तरीके से इस निकाय में ना होते तो क्या होता। जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है और उस वैद्युत बल की जो दिशा होती है धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। यानी कि जो धन आवेश होगा उस पर जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा, QE वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में ही था। और उसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, उसी की अनुदिश होगी। और जो माइनस आवेश होता है, ऋणात्मक चार्ज जो है, उस पर जो बल लगेगा वो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, यानी कि QE इस तरीके से लगेगा। अब देखिए क्या हुआ। माना ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव पे एक बल यहां लग रहा है, इस सिरे पे इस तरीके से लग रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरे सिरे पे जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है। अब अगर आप इनका अध्ययन एक साथ करें तो ये देखिए क्या हो रहा है। ये बल और ये बल, दोनों बल बराबर हैं। इस तरीके से मैं उंगलियों से दिखा रहा हूं और ये बल इसको घुमाने का प्रयास करेगा। यानी कि हमें पता लग चुका है जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके सिरों पर एक समान बल लगने के कारण वह उस वैद्युत क्षेत्र में घूमेगा, यानी कि उसमें घूर्णन होगा। एक समान जो बल होते हैं इसको हम बल युग्म कहते हैं और बल युग्म हमेशा उस युक्ति को क्या करता है, घुमाता है। तो यहां पर हम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने वाले हैं। जब हमें पता लग चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण अनुभव करता है तो अब हम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा जिसका मान QE होगा। माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा जिसका मान QE होगा। दो बराबर एवं विपरीत बल
बल युग्म का निर्माण करते हैं और उस बल युग्म का जो आघूर्ण है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टाउ इज इक्वल्स टू बल गुणा गया और लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी आती है, यहाँ पे मैं अभी लंबवत दूरी लिखता हूं और फिर उसे ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा। लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी, ये है आपके पास बल, एक बल यहाँ है एक बल यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन खींचिए और ये लंब, ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाली दूरी हमें चाहिए। अब देखिए ये वाली जो दूरी थी वो कितनी थी, 12 थी। यहाँ पर कोण कितना है, थीटा, ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण है, तो थीटा कोण हो गया, थीटा कोण है 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, लंब है। और लंब का मान कैसे ज्ञात करते हैं, लंब बराबर होता है 2l यानी कि कर्ण और साइन थीटा। आजकल लगातार इस पे भी चर्चा चल रही है, जब भी आपको आधार वाली भुजा चाहिए तो कर्ण गुणा गया कॉस थीटा करना है, और जब भी लंब चाहिए कर्ण गुणा गया साइन थीटा करना है, तो 2l साइन थीटा। हमारे पास क्या वैल्यू हुई, टाउ इज इक्वल्स टू एफ, लंबवत दूरी कितनी आई, 2l साइन थीटा। एफ का मान कितना है, QE, तो QE इंटू 2l साइन थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे लिखा जा सकता है 2QL E साइन थीटा। 2QL क्या चीज़ है, 2QL है P, तो ये हो गया PE साइन थीटा। ये ही टाउ का मान है, बल आघूर्ण का मान क्या है, PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा जो फॉर्मूला है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब भी फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा आए तो आप इसको एक्सप्लेन करना सीखें। थीटा इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले इसका मीनिंग समझे। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि ये कोण जिन दो राशियों के बीच बन रहा है, या तो वो राशियां एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के अनुदिश हैं। यहाँ पर ये स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, ये थीटा एंगल ऐसे था, हम इसको इस तरीके से ले लें, यानी कि जो द्विध्रुव है वो द्विध्रुव सीधे किसके अनुदिश हो जाए या समांतर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के, तो कोण का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0। इस स्थिति में देखते हैं कितना टॉर्क होगा, तो टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 0 बराबर 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। और इस तरीके से हमें समझना है, ये आपको एक तो मैथमेटिकली समझ में आ गया, गणितीय रूप में समझ में आ गया, एक आप इसको प्रैक्टिकली भी समझें। देखिए एक बल इस दिशा में लगेगा, दूसरा बल इस दिशा में, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। क्यों करेंगे निरस्त, क्योंकि इस बल की दिशा है ये, इस बल की दिशा है ये, और दोनों के मान बराबर हैं, बराबर एवं विपरीत बल है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो पहली सिचुएशन ये आ गई। दूसरी सिचुएशन है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कब बनेगा, फिर से देखते हैं, ये थीटा था, अगर हम ऐसे रख देते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत है तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE टाउ मैक्सिमम आप इसको कह सकते हैं। ये द्विध्रुव में जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उस बल आघूर्ण का मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो उस पर सर्वाधिक बल आघूर्ण लगेगा। PE साइन थीटा को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीपल होता है तो उनकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। यहां पर भी इसी तरीके का साइन थीटा फॉर्मूले में आया हुआ है, तो हमने इसे क्या कर दिया, इस तरीके से मोल्ड कर दिया, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E लिख दिया। तो ये फॉर्मूला इसका सदिश रूप है, इसे भी आप याद रखें। और यहाँ पर जो ये n कैप है, ये n कैप हमेशा जो परिणामी है, परिणामी की दिशा में होता है, एकांक सदिश है, और इसकी वैल्यू हम हमेशा लंबवत लेते हैं। दोनों जो वेक्टर हैं उनका जो मल्टीपल हो रहा है, दो सदिशों का जिनका मल्टीपल किया जा रहा है, उनके लंबवत होती है n कैप की दिशा। वैद्युत द्विध्रुव को जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
सामने निकल कर आए। जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर केवल बल आघूर्ण ही कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर यदि द्विध्रुव को रख दिया जाए तो द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण का मान 0 होता है। स्थितियां मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र एक समान न होता, असमान होता, तब क्या होता? तो तब वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के साथ साथ बल भी लगता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक है और इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस पर जो बल लगेगा वो कम लगेगा और इस पर जो बल लगेगा वो अधिक लगेगा। ये असमान बल वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे या इसे घुमा देंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ बल कम है और यहाँ बल ज़्यादा है, तो एक परिणामी बल भी मिलेगा, यानी कि ये जो द्विध्रुव है वो उस बल की दिशा में खिंचता चले जाएगा। उस बल की दिशा में एक हमें परिणामी बल भी मिलेगा। दो स्थितियां और हैं। यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया हो तो इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र है धन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो ये समांतर हो गया। इस स्थिति में जो बल लगता है वो बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और ये हमेशा इसी अवस्था में इसी तरीके से रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो इसे हम स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाए, विपरीत का तात्पर्य ये हुआ कि इस साइड हो जाए पॉजिटिव और इस साइड हो जाए नेगेटिव, ठीक उल्टा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन सा आवेश है? ऋणात्मक। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कौन सा आवेश है? धनात्मक। तो ये इस पर जो बल लगेगा वो उस साइड को लगेगा, यानी कि ये बल इसको इधर को ले जाना चाहेगा और इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। तो इस अवस्था से ये अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि ये चाहता है कि ये कभी भी मुड़ के किस अवस्था में चले जाए? पहली वाली अवस्था में चले जाए। तो इसे हम अस्थायी अवस्था कहते हैं या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के साथ क्या होगा, उसका व्यवहार क्या होगा, तो हमने एक की पॉइंट यहाँ से निकाला। वो की पॉइंट ये है कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और इस रिजल्ट को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में भी प्रयोग करेंगे।